Welcome viewers to another episode of The Big Leap. Today it's a very privilege and honor for us to have with us Mr. Ashish Srivastav. Ashish ji runs a very successful setup called as niveshsalah.com, and he has been running Nivesh Salah for the last now almost 13 years plus. He's based in Gorakhpur. He has 4 branches in that area in Gorakhpur, Deoria, Basti, and also in Navi Mumbai. He has been catering only on mutual funds to now almost more than 2,000 families across India and across the world also, and has a very successful mutual fund distribution practice. It is our honor to be associated with Ashish ji for now almost more than a decade now, and he has been one of our keen supporters, and it is a privilege to have him on the Big Leap. So Ashish ji, आपका बहुत स्वागत है. Thank you for taking out time to be on the Big Leap with मेरे एसेट. हमारे सब श्रोता यही जानना चाहेंगे कि आपने निवेश सलाह शुरू कैसे की और आपकी जर्नी कैसे रही. जर्नी तो अच्छी रही, तभी आपके साथ हूँ आज मैं जी. और इस इंडस्ट्री में आने का जो अनुभव है वो बहुत अच्छा है जी. हमने तब इसको शुरू किया जब छोटी टाउनशिप्स में म्यूचुअल फंड्स का पेनिट्रेशन उतना नहीं हुआ करता था. मैं ऑलमोस्ट 2007 में आया और उसके बाद जिस छोटे से शहर से हमने काम शुरू किया, इस छोटे से शहर में पैसा कम नहीं है, बट लोगों का अप्रोच हमेशा से ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स पे था. जिंदगी की बात जब करें तो हमने हर चीज में नयापन ढूंढा सिवाय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जब बात करें तो हमेशा से यहाँ का जो आदमी था वो हमेशा से उसी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में जाता रहा. उसने टैक्स बचाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस का सहारा लिया, उसने टैक्स बचाने के लिए 5 साल की बैंक एफडीज कर ली, पोस्ट ऑफिस के इन्वेस्टमेंट्स कर डाले, लेकिन कभी भी म्यूचुअल फंड की ईएलएसएस स्कीम के साथ उस तरीके से नहीं आया. लेकिन समय बदला है, काफ़ी लोग इसमें अब आ रहे हैं. मेरे शहर में भी चीज़ें अच्छी आ रही हैं, तो मुझे पहले से होने का इसमें काफ़ी फ़ायदा है. लवली. तो ये शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने निवेश सलाह जब शुरू किया, उसके बाद कैसे आपके पहले क्लाइंट्स आए और फिर आज कैसे वो नंबर ऑफ क्लाइंट्स आज 2000 पहुंचे, कुछ उसके बारे में बताइए. 2007 में इस इंडस्ट्री में आने का हुआ. उसके पहले एक नौकरी की, अच्छी सरकारी नौकरी की, उसके बाद में एक उम्र में उसको छोड़ दिया. तब मन में यही था कि कुछ अपने लिए करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, और एम्प्लॉयर बनने का जो सपना था आज वो थोड़ा पूरा होता है. तो इस कड़ी में जब 2007 में हम आए तो बाजार एक अच्छे मूड में था. इनफैक्ट हम लोगों ने विटनेस किया 2008 जनवरी तक इस बाजार ने काफ़ी अच्छी रैली दी. उस समय पर तमाम सारे फंड्स में सीखा, कुछ खोया कुछ पाया, और उसके बाद 2008 का भयानक रिसेशन देखा हमने. तो जो एक्चुअली ग्रूमिंग हमारी हुई वो 2008 और 2009 में हुई, जहां पर हम इन्वेस्टर्स के पास गए. हर छोटे से छोटे इन्वेस्टर के पास जाना, उससे उस समय पर जाके मिलना जब वो ये मान रहा हो कि आशीष से समय नहीं मिलेगा. हम उसके पास गए और उसके पास जाकर हमने और जवाब नहीं दिए, सवाल पूछे. हमेशा लोगों ने पूछा कि तब आशीष जी क्या होगा इस बाजार का. हमने कहा ये तो आपको पता हो कि इस बाजार का क्या होगा, मेरे हिसाब से तो बंद होने वाली है बाजार. तो उसने फिर फाइनली कहा नहीं अरे आशीष जी ऐसा थोड़ी होता है, बाजार थोड़ी बंद होती है. तो फिर मैंने कहा जब बाजार नहीं बंद होती है तो हम पैसे क्यों नहीं लगा रहे. और उस समय जो पैसे आए जी, वो उसमें तमाम पैसे आज भी टिके हुए हैं. हमने उन पोर्टफोलियोज को सहेज के रखा है, तमाम सारी कंपनियों में है जो उस 2008 से 2009 के दौर की इन्वेस्टमेंट्स हैं, और उनके आज रिटर्न इतने अच्छे हैं कि किसी को भी हम कभी भी दिखाकर बता सकते हैं कि हमने म्यूचुअल फंड में एक्चुअली क्या कमाया है. इसी तरीके से 2013 में जब बाजार एकदम से डाउनवर्ड ट्रेड कर रहा था, उस समय भी हमने काफ़ी मेहनत की. तो उसके बाद से तो हिस्ट्री है, सबने देखा है कि बाजार ने किस तरीके से मूवमेंट दिया है.
लवली। तो गोरखपुर से निकल के फिर बाकी शहरों में एक्सपेंशन कैसे हुआ निवेश सलाह का, वो क्या जर्नी रहा? ये शुरू से तय था। ओके। ये शुरू से तय था कि हमने हमने गोरखपुर को कभी अपना बेस नहीं माना कि हम सिर्फ गोरखपुर में रहेंगे। हमने ओके। हमेशा सोचा था कि हम ये जो पूरी गोरखपुर की पूरी जो सर्किल है, हम उसको मतलब कि पूरा कवर करेंगे। तो अभी हमने बस्ती में हमारा नियर बाई डिस्ट्रिक्ट है या देवरिया है, उसमें तो हमने कवर कर ही लिया था। बगल में संत कबीर नगर और महाराजगंज है, मोस्ट प्रॉब्ली हम इस ईयर एंड तक वहाँ के भी ऑफिसेज अपने ऑपरेशनल कर लेंगे। ओके। बाकी मुंबई में एक छोटा सेटअप हमने डाल दिया था ताकि वहाँ की भी मतलब उस आबादी को कैटर कर पाए जो एक्चुअली पोटेंशियल एरिया है। ओके। तो ये इसकी इसकी रीजन क्या था, क्या लगा था आपको कि ये यहाँ पे इन जगहों पे क्यों जाना चाहिए? नहीं, इन जगहों पर इसलिए जाना चाहिए कि यहाँ पर अभी भी म्यूचुअल फंड नहीं पहुंचा है। सेबी और आप लोग सब मेहनत कर रहे हैं इसीलिए कि छोटे शहरों तक जाए, एक्चुअली उस आदमी तक ये प्रोडक्ट जाए जिसको वर्चुअली सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरी अपनी जर्नी में मैं बताऊं कि मेरे घर में आने वाली जो मेड है, जो मेरे घर में न्यूज़पेपर देता है, जो मेरे ऑफिस में कुरियर लेने आता है, ऐसे होटल्स जो हमारे शहर में है जिनका कैटरिंग का स्टाफ, जो हमारे यहाँ वेटर कहते हैं, जो एकदम छोटा 500,000 रुपए की एसआईपी लगाने वाला आदमी है, हमने उसको इनवाइट किया है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हमारे पास बड़े फोलियो शायद ज्यादा ना हो दूसरों की तुलना में, लेकिन छोटे फोलियोज हमारे पास बहुत हैं। वो आदमी हमसे सबसे ज्यादा जुड़ा जिसको वर्चुअली इस बाजार की सबसे ज्यादा जरूरत है। बड़े के पास तो बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, छोटे के पास आमतौर पे नहीं जाते। हमारे शहर का ट्रेंड रहा है कि जो पैसा लगा रहा है आप उसके पास चले जाओ। उस आदमी को नहीं लोग ढूंढते जिसको वास्तव में इस बाजार की जरूरत है। तो हमने हमेशा से तय किया था कि हम अपने आसपास के सारे एरिया में अपना पेनिट्रेशन रखेंगे। हम हर जगह पर अपनी चाहे प्रॉपर ब्रांच लेकर जाएंगे, चाहे पॉइंट ऑफ सर्विस लेकर जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। और आज की डेट में चूंकि बहुत सारी चीजें इस कोविड में ऑनलाइन हो गई हैं, हम भी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए, अपने मोबाइल ऐप के जरिए हम इन्वेस्टर्स को कैटर कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें बेहतर है करने के लिए। तो अब उतनी दिक्कतें नहीं आती जैसे पहले हुआ करती थी। Sure. एक बार में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गई, उसके बैंक में रजिस्टर हो गए, तो हमारे लिए काफी काम आसान हो जाता है। और छोटे शहर का आदमी, उसको जब पता चलता है कि ऐसी चीजें अभी तक हम नहीं जान पाए, तो वो यकीनन खुश होता है और उसको ये लगता है कि हाँ थोड़ा लेट किया, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को जोड़ें इससे। तो ये वजह है हमारी इन छोटे शहरों में जाने के लिए। लवली। तो आज पिछले 13-14 साल से आप डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, आपने काफी सारा रेगुलेशन चेंज होते हुए देखा। रेगुलेशन चेंज होने का आपके बिजनेस के ऊपर, आपके एक्सपेंशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा? रेगुलेशन चेंज होने का तो बहुत फर्क पड़ा। एंट्री लोड मेरे सामने अबॉलिश हुआ। जी। एंट्री लोड जब एबॉलिश हुआ तो लगता था कि फिर क्या होगा। हालांकि उस समय पर शायद मतलब मैं सबसे ज्यादा खुश था। एक बीच का फेज अगर मानूं तो वो थोड़ा टिपिकल था, जिसमें ये हुआ था कि आप एमसीज के ऑफिस जाएंगे तो आपको एंट्री लोड नहीं लगेगा, आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए जाएंगे तो एंट्री लोड लगेगा। अच्छा। लेकिन अगर उस पीरियड को हटा दें तो एंट्री लोड एबॉलिश होने का सबसे ज्यादा फायदा उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को हुआ जो नए बाजार में आ रहे थे और उन्होंने इस प्रक्रिया से बाहर निकल के ये तय किया कि 100 में 100 रुपए की यूनिट अलॉटमेंट इन्वेस्टर्स को जाए। इससे इन्वेस्टर का कन्विक्शन ज्यादा बढ़ा। बाद में चीजें बदली, बाद में जैसे जैसे टीईआर कम हुए हैं, अक्सर करके मैं चूंकि डीएफजे पार्टनर हूं तो अक्सर करके मैं अपनी फोरम पर ये बात लेकर भी आता हूं कि अभी ये जो बदलाव आ रहे हैं, ज्यादातर अमेंडमेंट्स तो हमारी इंडस्ट्री में आते हैं, तो अभी ये जो बदलाव आ रहे हैं, इन बदलावों को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ इनके साथ में
गुजर के हम ये तय करें कि हम अपने इन्वेस्टर्स के लिए कितना फायदा निकाल सकते हैं। Okay. और सबसे अच्छी बात है कि बीइंग द पार्ट ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी, हमारा हमेशा से एक फर्म बिलीव रहा है कि 140 करोड़ का देश है, तो इस 140 करोड़ के देश में हमारा इक्विटी मार्केट का पोटेंशियल दुनिया में सबसे ज्यादा होना है, तो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाइना हमसे बड़ा है, लेकिन उसकी ग्रोथ स्टोरी 77-78 से शुरू हो गई थी। हमारी ग्रोथ स्टोरी तो इनफैक्ट कुछ सालों पहले शुरू हुई या अभी भी नहीं शुरू हुई, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो हर घर में एसी आना बाकी है, हर घर में फ्रिज आना बाकी है, हर घर में कार की तो बात अभी बहुत आगे की है। तो हमारी हमारी जो ग्रोथ स्टोरी है उसका पोटेंशियल बहुत आगे का है। इनफैक्ट मतलब अभी अभी इस बाजार में अभी तो हम डरते हैं कि अभी हमारी रेवलरी कितनी बढ़ेगी, कितने और एडवाइजर आएंगे, लेकिन एक्चुअली आप इस चीज को माने कि अभी कुछ 4 से 5% लोग ही म्यूचुअल फंड्स के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अभी तो एक बड़ा मॉब उसमें बाकी है। अभी तो हम काफी जनता को लाना चाहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में होता है या अमेरिका में होता है, उस तरीके से हमारे यहाँ भी म्यूचुअल फंड के बायर बढ़े, और उसके लिए बहुत सारे एडवाइजर्स की जरूरत पड़ेगी। और मुझे लगता है कि ये अकेले का काम नहीं है, हमको, आपको और बहुत सारे, हाँ जो लोग आए वो अच्छे हैं, अच्छे पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स आए, तो सेबी से जो चीजें कर रही है वो बेहतर कर रही है, और अच्छा करे कि इसमें जो मतलब रेगुलेशंस लेकर आए वो हमारी पढ़ाई लिखाई को लेकर भी आए, हमारी वर्कशॉप्स प्रॉपर हो, ताकि हम लोगों को ज्यादा बेटर एजुकेट कर पाए। Lovely. आपके हिसाब से, आप इतने सालों से इतने सारे फैमिलीज मैनेज कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या लगता है कि ये बहुत जरूरी होता है किसी इन्वेस्टर के लिए फॉर वेल्थ क्रिएशन, कि ये चीजें करेगा इन्वेस्टर तभी, जैसे आप कह रहे हैं कि इस बाजार में या फिर इन्वेस्टमेंट्स में पैसा बना सकते हैं? ये डेफिनेटली मतलब ये हमेशा से सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट का जो हमारा अप्रोच है हर हर आदमी के लिए बेसिकली, अगर बात करें फाइनेंशियल प्लानिंग के, तो फाइनेंशियल प्लानिंग को 3 फेजेस में हम बांट लेते हैं: कीप द मनी, सेव द मनी एंड इन्वेस्ट द मनी। तो ये तीनों बेसिक लेसन्स पर हम इन्वेस्टर्स के साथ बात करते हैं। पैसा रखना अपने आप में आर्ट है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसे हैं, बट उनके पास जरूरत के समय में उनका कंटिजेंसी का बजट नहीं होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि कैसे अपना कंटिजेंसी का बजट बनाना है। पैसे की बचत करने का तरीका लोगों को नहीं आता, उतने डिसिप्लिन नहीं है, उन्होंने पैसे की बचत के लिए बैंक को माध्यम मान लिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि वो इन्फ्लेशन के रिस्पेक्टिव हमारा पैसा कितना आगे बढ़ेगा, उस इन्वेस्टमेंट की कितनी फिजिबिलिटी है, वो कभी भी उसको चेक नहीं कर पाते, और इन्वेस्टमेंट के लिए कितना हमारा रिटर्न आना चाहिए उस पर कभी भी बात नहीं होती। बस कोई मिला और उससे पैसा लगा दिया। तो हम अपने यहाँ इसीलिए हमारे टैगलाइन में फाइनेंशियल प्लानिंग वर्कशॉप लिखा है, क्लासरूम नहीं लिखा। हम किसी को डिक्टेट नहीं करते, हम हमेशा कहते हैं कि चलो आओ साथ में मिलकर बात करते हैं, हमको इस बाजार से रिटर्न निकालने। बाजार का मतलब इक्विटी मार्केट ही नहीं होता। हमारे म्यूचुअल फंड में कहीं हमने इक्विटी या डेट की बात नहीं लिखी, हमने म्यूचुअल फंड की बात जब कही तो हमेशा कहा कि सामूहिक पैसा है, दोनों को मिलकर तय करना है कि यह पैसा कहाँ लगाया जाए, कहाँ से रिटर्न अपना बने। तो आज की डेट में जब हम अपने इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर हमारा अप्रोच जो होता है वो हमेशा से एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच होता है। हमारे पास एक प्रॉपर टीम है ऑफिस में जो लगातार इन्वेस्टर्स के साथ में इंटरेक्ट करती है, उनके पोर्टफोलियोज लगातार टाइम टू टाइम उनसे हम डिस्कस करते हैं, उनको बताते हैं कि इस पोर्टफोलियो में हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो को कब कैसे रिशफल करना है, कब उनको, यहाँ तक कि किसी को पैसे की जरूरत भी पड़ जाए तो हम उसको पहले से बता कर रखते हैं कि आप सर मेरे को प्रॉपर टाइम दीजिएगा। किसी के अचानक से जरूरत की तो बात अलग हो गई, लेकिन अगर कोई तयशुदा काम है तो उसके लिए हम उससे प्रॉपर समय लेते हैं कि साहब मुझे पहले से बताइएगा, ताकि हम सही बाजार का इंतजार कर पाए। तो ये चीज जरूरी हुई। और सबसे जरूरी जो हमारे अप्रोच में था, तो हमने हमेशा से कहा कि साहब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें ना करें, आप अपनी रिकरिंग इनकम से एसआईपीज जरूर करें। तो आज की डेट में जो हमारा काम है उसकी बेस में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो हमेशा से हमारी ताकत रहा है। लवली।
तो मेरा आखिरी सवाल आपके लिए आशीष जी ये है कि आप इतने सालों से डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, आप क्या सलाह देंगे किसी और को जो आज के माहौल में कोविड के समय, और वैसे आप क्या देखते हैं इस प्रोफेशन को लेके और फ्यूचर में? इस प्रोफेशन को लेकर मैं बुलिश हूँ। साथ में जितने भी एडवाइजर्स हैं जो मेरी बाजार में या आसपास की बाजार में या पूरे देश में काम कर रहे हैं, ग्राहकों के लिए सोचें। हमारा इन्वेस्टर अगर खुश रहेगा तो वो हमेशा आपके साथ चलेगा। खराब समय में आप म्यूचुअल फंड से डाइवर्ट होकर उन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की तरफ ना जाएं जो इन्वेस्टर का उतना फायदा नहीं करते जितना इन्वेस्टर का एक्चुअली जरूरत है। साथ में अपनी फर्टर्निटी में हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि लोग बिना बायसनेस के हमेशा अच्छी स्कीम्स के साथ में जाएं। वो अच्छी स्कीम किसी भी कंपनी में कभी भी आ सकती है, तो हमेशा पोर्टफोलियो को चेक करें, जज करें उसको, और ये देखें कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज और ग्लोबल एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव ये पोर्टफोलियो कितना सही है। किसी फंड का अच्छा चलना हमेशा ये साबित नहीं करता कि वो भविष्य में भी अच्छा चलेगा, और किसी पोर्टफोलियो का अचानक से कुछ समय के लिए खराब होना ये नहीं कहता ये पोर्टफोलियो हमेशा के लिए खराब हो गया। तो आप अपनी समझ से लगातार पोर्टफोलियोज को देखें, उनसे अपने इन्वेस्टर्स की जरूरत के हिसाब से आप अपना एक आइडिया जनरेट करें कि ये पोर्टफोलियो मेरे इन्वेस्टर के लिए कितना सही है। किसी भी इन्वेस्टमेंट का रैशनल तभी होगा जब उसका आउटकम रेलेवेंट हो। ये सिंपल किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए लॉजिक होगा। यही हम करते हैं अपने। हमेशा होता क्या है कि जैसे लोग हमेशा क्या करते हैं कि इन्वेस्टर्स के एपेटाइट के हिसाब से उनको फंड बेचने लगते हैं। अच्छी बात है, वैसा करना चाहिए, लेकिन साथ में इन्वेस्टर्स का एपेटाइट डेवलप भी करना चाहिए। हम अक्सर के उनके पास चले जाते हैं, उन्होंने जो कहा वो हम उनको देकर चले आए। हम उनके साथ में, मेरे पास कोई इन्वेस्टर आता है तो हम उसके साथ पहले तो मुझे लगता है कि पहली जो हमारी मीटिंग होती है वो थोड़ी लंबी होती है, ताकि हम इन्वेस्टर के साथ प्रॉपर एक डिस्कशन कर लेते हैं एक पेपर पे। उस समय कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते, हम एक पेपर पे उसका एक बेसिक बायोडाटा डेवलप करते हैं और उसके परिवार के बारे में पूरी तरीके से जानते हैं, और काफी कूल एनवायरनमेंट में उसके साथ में वो चीजें डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास जितने फोलियोज होंगे, मुझे लगता है कि 99% फोलियो होंगे वो आइदर सर्वाइवर मोड में होंगे। हम सिंगल होल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते। जो एक प्रॉपर तरीका है कि आइदर सर्वाइवर मोड में उसका इन्वेस्टमेंट हुआ, नॉमिनेशन अलग से हमने डाला, नॉमिनी माइनर है तो उसके लिए गार्जियन अपॉइंट किया, तो जो हमको सिखाया गया हम उसको आज प्रॉपरली फॉलो करते हैं। और इन्वेस्टर्स क्या होता है कि जब एक बार हमारे साथ वो आधा घंटा 45 मिनट की एक सीटिंग में पहली बार बैठता है तो उसका कन्विक्शन इस इंडस्ट्री के लिए काफी बनता है, तो बाद में उतनी जरूरत उसके साथ नहीं होती। एक बार वो हमारी उसकी कंपैटिबिलिटी बन गई तो उसके बाद में वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा से तैयार होता है। तो ये हमारी कोशिश होती है। आई थिंक दिस वाज अ लवली इंटरव्यू। थैंक यू फॉर योर थॉट्स। आपने बहुत सरलता से बहुत सारी चीजें बताई कि पहले अपना थॉट क्लियर होना चाहिए, इन्वेस्टर का काम तभी होता है। मेरी लर्निंग तो आज ये है कि बाजार उनके लिए है जिनके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है, और उनके लिए काम करो तभी जाके आगे काम बढ़ेगा। थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर दिस सेशन। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, बहुत बढ़िया इंटरेक्शन रहा। हमारी तरफ से निवेश सलाह को बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड ये एसोसिएशन आपका और हमारा बना रहे और इतने सालों से चल रहा है। सो थैंक यू अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द बिग लीप, and thank you viewers. We will again come back with many such stories again in the future. Thank you and take care. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.